नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुकर देशमुख। आज का विषय है काव्य की परिभाषाएं अथवा लक्षण। काव्य की परिभाषाएं अथवा लक्षण पर जब हम विचार करते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से विदित हो जाता है कि काव्य की परिभाषाएं अथवा लक्षण देना उतना सरल नहीं है। लेकिन फिर भी पाश्चात्य और पौरात्य आचार्यों ने काव्य के लक्षणों पर विचार किया है। मैंने कहा कि काव्य के लक्षणों को, काव्य की परिभाषाओं पर विचार करना उतना सरल नहीं है। उसका कारण यह है कि काव्य का मूल तत्व सौंदर्य है और सौंदर्य की परिभाषा करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सौंदर्य हर एक की दृष्टि में बदल जाता है, परिवर्तित होता है। इसीलिए काव्य को परिभाषाओं में बांधना अत्यंत कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी भारतीय आचार्यों ने तथा पाश्चात्य आचार्यों ने काव्य को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। आज हम भारतीय आचार्यों द्वारा प्रतिपादित लक्षणों पर विचार करेंगे। उनमें पहले हैं आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि का समय विवादास्पद रहा। इनका समय 400 ईसा पूर्व तथा 100 ईस्वी सन के बीच माना जाता है। इन्होंने नाट्यशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह ग्रंथ नाटक और काव्यशास्त्र इन दोनों का आदि ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में भरत मुनि ने काव्य लक्षण पर विचार किया है। वो काव्य लक्षण इस प्रकार है। वे कहते हैं, मृदु ललित पद पाठ्य गूढ़म शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्य युक्ति नृत्य योज्यम बहुकृत रस मार्ग संधि संधान युक्त संभवती शुभ काव्य नाटक प्रेक्षकानाम। अब ये जो लक्षण भरत मुनि ने बताया है उसमें 7 तत्व, 7 विशेषताएं हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। पहली विशेषता है कि मृदु ललित पदावली। दूसरी विशेषता है गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्योपयोग्य योग्यता, बहुकृत सन्मार्गता तथा संधि युक्तता। ये जो 7 विशेषताएं हैं, इनमें से 5वीं और 7वीं विशेषता नाटक की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है और अन्य शेष विशेषताएं काव्य के लक्षणों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अन्य विशेषताओं में गुण, रीति, रस एवं अलंकार तथा अन्य तत्व का वर्णन ही काव्य लक्षण का मूल तत्व है। अर्थात सरस, मधुर एवं स्पष्ट ललित पदावली से समन्वित नृत्य में प्रयोग करने योग्य रचना काव्य है। सरस, मधुर एवं स्पष्ट ललित पदावली से समन्वित नृत्य में प्रयोग करने योग्य रचना को काव्य माना है, काव्य कहा है। अगले आचार्य हैं भामह। आचार्य भामह संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध आचार्य रहे, विद्वान रहे। इनका समय पूर्ववर्ती आचार्यों के समान विवादास्पद है। फिर भी भामा का समय 300 ईस्वी सन से 600 ईस्वी सन के बीच हम मानते हैं। भामा ने अपने काव्यालंकार शीर्षक ग्रंथ में काव्य लक्षण पर चर्चा की है। वे कहते हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है।
यहां पर प्रश्न यह है, किसी भी प्रकार का शब्द काव्य बन जाता है। अतः यह परिभाषा अत्यंत व्यापक स्वरूप धारण करती है। इस परिभाषा के क्षेत्र में साहित्य तो है ही, काव्य तो है ही, लेकिन शास्त्र, इतिहास, अर्थ, वार्तालाप आदि कई प्रकार के विषय सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए यह परिभाषा अति व्याप्ति के दोष से परिपूर्ण है और इसीलिए यह परिभाषा हमें तर्कसंगत नहीं लगती। केवल शब्द और वो शब्द अर्थ देने वाला हो, इतना काव्य के लिए काफी नहीं है। इसलिए यह परिभाषा तर्कसंगत बिल्कुल नहीं है। अगले आचार्य हैं दंडी। इनके जीवन संबंधी प्रामाणिक सूचनाओं का अभाव हमें मिलता है। कुछ विद्वान इन्हें 7वीं शती के उत्तरार्ध और 8वीं शती के आरंभ का मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनका जन्म 550 ईस्वी सन से 650 ईस्वी सन के बीच मानते हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यादर्श। इस काव्यादर्श ग्रंथ में उन्होंने काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार काव्य की परिभाषा इस प्रकार से है, वे कहते हैं काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य को शोभा प्रदान करने वाला तत्व या धर्म अलंकार है और वही अलंकार काव्य है। यहां पर थोड़ा सोचे समझे तो पता चलता है कि दंडी ने केवल अलंकार को ही काव्य के लिए अनिवार्य समझा और इसलिए यह परिभाषा एकांगी बन गई है और इसलिए यह परिभाषा एकांगी होने के कारण उतनी तर्कसंगत नहीं है, भले ही अलंकार से काव्य का सौंदर्य बढ़ता हो। इसके आगे के आचार्य हैं रुद्रट। आचार्य रुद्रट का समय 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। काव्य शास्त्र के अधिकांश आचार्य कश्मीरी हैं और इनमें से अधिकांश आचार्यों ने अपने ग्रंथों का नाम काव्यालंकार रखा। आचार्य रुद्रट ने भी अपने काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम काव्यालंकार रखा। इसमें कुल 714 आर्याएं हैं, मतलब एक छंद विशेष जिसे हम कहते हैं। उन्होंने भामह की दी हुई जो परिभाषा है या भामह द्वारा दिया गया काव्य लक्षण जो है उसी को दोहराया लगता है, केवल एक शब्द को जोड़कर। वे कहते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम, मतलब छोटे से छोटा शब्द भी जो अर्थ को व्यक्त करता है वह काव्य है। यहां पर भामा ने जिस परिभाषा को हमारे सामने रखा या भामा ने जिस लक्षण को हमारे सामने रखा उसी लक्षण को अलग शब्दों में इन्होंने प्रतिपादित किया है। इसलिए जैसे भामा की परिभाषा में अतिव्याप्ति का दोष है, उसी प्रकार से रुद्रट की परिभाषा में भी अतिव्याप्ति का दोष हमें दिखाई देता है। इसलिए यह परिभाषा भी उतनी तर्कसंगत नहीं है। अगले आचार्य है मम्मट। आचार्य मम्मट भी कश्मीरी है। मैंने इससे पहले ही उल्लेख किया कि अधिकांश आचार्य कश्मीरी हैं। इनका समय भी 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इन्होंने अपने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में काव्य लक्षण की चर्चा की है। मम्मट के अनुसार काव्य लक्षण इस प्रकार है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुना वर्णकृति पुनः क्वापी। फिर से एक बार कहता हूं, तद्दोषो शब्दार्थो सगुना वर्णकृति पुनः क्वापी, अर्थात ऐसे शब्द और अर्थ को काव्य कहा जाता है जिसमें दोष न हो, गुण ही गुण हो, अलंकार हो
और कभी कभी अलंकार भी न हो। यहां पर सामान्यतः विचार किया जाए तो काव्य केवल अदोष नहीं हो सकता, क्योंकि कवि मनुष्य है और मनुष्य में दोष रहते ही हैं। इसलिए अदोषपूर्ण काव्य या दोष से विरहित काव्य निर्माण होना कतई संभव नहीं है। इसलिए यह परिभाषा भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। दूसरी बात उन्होंने की कि अलंकार हो और कभी कभी अलंकार भी ना हो। मतलब मम्मट यहां पर द्विधा स्थिति में दिखाई देते हैं। एक और कहते हैं कि अलंकार होने चाहिए, दूसरी ओर कहते हैं कि अलंकार न भी हो तो भी चल सकता है, लेकिन दोष मात्र नहीं होने चाहिए। इसलिए काव्य की ये जो परिभाषा जो है, ये परिभाषा संपूर्ण स्वरूप को व्यक्त न करने के कारण ये परिभाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। अगले आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित, मर्मज्ञ और आचार्य रहे। इन्होंने आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की टीका काव्य प्रकाश दर्पण नाम से की। आचार्य विश्वनाथ ने अनेक ग्रंथ लिखे। उनका सबसे गंभीर ग्रंथ या सबसे प्रौढ़ ग्रंथ हम जिसे कहेंगे वह रस साहित्य दर्पण है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण शीर्षक ग्रंथ में रस को अत्यधिक महत्व प्रतिपादित किया है, रस को अत्यधिक महत्व दिया है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि रस साहित्य की आत्मा है। रस साहित्य की आत्मा है। अब यह रस को ही उन्होंने ध्यान में रखकर काव्य लक्षण बताया अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में। वे कहते हैं रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। इस परिभाषा में वाक्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वह वाक्य रस से युक्त होना चाहिए, यह उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। केवल रस से युक्त वाक्य काव्य अगर हम मानते हैं तो काव्य का क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण हो जाएगा, उसमें से व्यापकता नष्ट हो जाएगी, संकुचित बनकर वह परिभाषा इतनी सफल नहीं होगी। इसलिए यदि हम उसमें रस निर्मिति में सहायक होने वाले जो तत्व हैं उन तत्वों को अगर जोड़ते हैं तो यह परिभाषा सर्वश्रेष्ठ परिभाषा बन जाती है। रस निर्मिति में सहायक होने वाले तत्व मतलब उक्ति वैचित्र्य है, अलंकार है, भाव है, वस्तु है, वर्णन है आदि अनेक। ये सारे तत्व रस निर्मिति में सहायक होते हैं। इन तत्वों को अगर हम ले आते हैं इस परिभाषा के अंतर्गत तब यह परिभाषा मात्र सर्वजन सुलभ और सुंदर बन जाती है। इस परिभाषा को हम सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ का ये जो रसात्मकम वाक्यम काव्यम सूत्र है, यह सूत्र आज के विद्वान भी साहित्य का मूल मंत्र मानते हैं। उसका कारण यही है कि इसमें रस की निर्मिति में जो सहायक तत्व होते हैं उन तत्वों को यहां पर आचार्य विश्वनाथ ले आए हैं और परिपूर्ण परिभाषा को हमारे सामने उन्होंने रखा है। इसके बाद आचार्य
पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ का जन्म 16वीं शती के अंतिम चरण में माना जाता है तथा उनकी मृत्यु 17वीं शती के तृतीय चरण में मानी जाती है। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ उच्च कोटि के कवि, समालोचक और साहित्य शास्त्रकार रहे। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। उन सभी ग्रंथों में रस गंगाधर शीर्षक ग्रंथ सबसे प्रौढ़ और गंभीर ग्रंथ माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में। इस ग्रंथ में आचार्य पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य का लक्षण बताया। वो लक्षण इस प्रकार है। वे कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम। फिर से दोहराता हूं, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द जो है वह काव्य है। मैंने इससे पूर्व बात कही, काव्य का मूल तत्व सौंदर्य है। आचार्य पंडितराज जगन्नाथ काव्य के इस मूल तत्व को अपने काव्य लक्षण में ले आए। रमणीय मनुष्य की प्रवृत्ति है। जो जो रमणीय होता है उसकी ओर उसका ध्यान जाता है। आचार्य पंडितराज कहते हैं कि रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला जो शब्द होगा वह अपने आप काव्य बन जाएगा। आचार्य पंडितराज जगन्नाथ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रस गंगाधर में काव्य लक्षण को बताया। वो काव्य लक्षण इस प्रकार है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द काव्य है। फिर से बता देता हूं, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द काव्य है। अब ये जो रमणीय शब्द जो है, यह शब्द काव्य के मूल तत्व को हमारे सामने ले आता है। मैंने पहले ही कहा कि काव्य का मूल तत्व सौंदर्य है। रमणीय शब्द में सौंदर्य निहित होता है, क्योंकि जो जो रमणीय होता है वह सौंदर्यशील होता है, सौंदर्यवान होता है, सौंदर्य से युक्त होता है। हमारा ध्यान जो जो रमणीय चीजें हैं उनकी ओर अनायास जाता है। मनुष्य की प्रवृत्ति है, सामान्य प्रवृत्ति है। और इसीलिए इस बात को आचार्य पंडितराज जगन्नाथ ने बराबर पकड़ा और कहा कि रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला प्रत्येक शब्द काव्य है। अब रमणीय अर्थ कैसे प्रतिपादित करेगा, यह महत्वपूर्ण है। उसमें रस होना चाहिए तभी जाकर वो रमणीय होगा। उसमें अलंकार होना चाहिए तब जाकर वो रमणीय होगा। उसमें उक्ति वैचित्र्य होना चाहिए तब जाकर वो रमणीय होगा। उसमें बुद्धि का, भावनाओं का समावेश होना चाहिए तब जाकर वह रमणीय होगा। उसकी विषय वस्तु रमणीय होनी चाहिए तब जाकर वो अच्छा लगेगा। उक्ति वैचित्र्य से युक्त रचना होती है तब वो जाकर रमणीय बन जाती है। इन सभी कारणों से कोई शब्द अगर रमणीय बन जाता है और वह रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने लगता है तो वह तब जाकर वह काव्य सुंदर जान पड़ता है। उसमें रमणीयता आ जाती है और मनुष्य को वो रुचिकर लगता है। यही कारण है आचार्य पंडितराज जगन्नाथ की ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा अत्यंत सुंदर ऐसी परिभाषा बन पड़ी है। इस प्रकार काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए संस्कृत आचार्यों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं प्रस्तुत की। इसके बावजूद उन सभी परिभाषाओं में कोई न कोई दोष जरूर है। वे सारी परिभाषाएं सर्वगुण संपन्न नहीं है, किंतु यह भी सत्य है कि वे सारी परिभाषाएं हमें
काव्य का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए दिशा निर्देश करती हैं। धन्यवाद।